क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। उससे पहले हिस्ट्री के ओमिटेड पोर्शन को देख लेते हैं जो 2020-21 के एग्जाम्स के लिए ओमिट किया हुआ है। फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, वो स्किप हो गया है। सिक्स चैप्टर एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, वो स्किप हो चुका है। आपके पोर्शन में से हिस्ट्री के 2 चैप्टर स्किप हो चुके हैं एंड पॉलिटिकल साइंस में से एक चैप्टर स्किप हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये 3 चैप्टर्स ओमिट कर दिए हैं 2020-21 एग्जाम्स के लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा इंडिया का संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950, और संविधान में कुछ चीजें बोली गई थी कि हमारे पास सबके पास राइट्स होगा, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, सभी को एक तरह माना जाएगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने थे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करेगी, किस तरह से देश चलेगा। तो उसी चीज के बारे में हमको आज पढ़ना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया था। उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन है कि पिछले साल आपने पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ा था। तो द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ The textbooks of political science till now have helped us to take an overview of the local government, the values and the philosophy of the Indian Constitution, as also the governing structures created by the Constitution and India's place in the international relations. तो अब तक जो पॉलिटिकल साइंस आपको 9th स्टैंडर्ड में था उसमें हम लोग ने जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके अलावा इंडिया का इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में कैसा रिलेशन है ये सब चीजें पढ़ी थी। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू इंश्योर दैट द सिटीजन गेट्स द जस्टिस, देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था कि हमारे जो लोग होंगे उनको जस्टिस मिलना चाहिए विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, किसी के भी बेसिस पे जो इनइक्वालिटी होती है उनके साथ वो नहीं होगी, उनको फ्रीडम होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी विल बी स्टैब्लिश। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया कि जो सोसाइटी है, समाज है, मतलब जो देश है, वो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर बेस होगा और साथ में ही डेवलप भी होगा। मतलब हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, सोशली भी स्ट्रांग होंगे और पॉलिटिकल भी स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये डेट तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 के बाद से गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलाई जा रही है। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality. तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुए थे, पॉलिटिकल प्रोसेस हुए थे, क्या चीजें चेंज हुई उसमें सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को लेकर, एंड ओवरऑल पूरा ओवरव्यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। तो अब आपका ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, सेकेंड है सोशल जस्टिस और थर्ड है जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 3 एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। अब डेमोक्रेसी के अंदर फिर से 4 पार्ट है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ो ना, चैप्टर को इस तरह से डिवाइड कर लो। फर्स्ट हमको पढ़ना है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर है 4 चीजें। फिर पढ़ना है सोशल जस्टिस, एंड सोशल जस्टिस के अंदर है आपकी वापस 5 चीजें। सोशल जस्टिस, उसके अंदर है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, फिर है प्रोविजन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज एंड लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट है हमारा रोल ऑफ जुडिशरी। उसमें सिर्फ 2 ही चीजें, द बेसिक
फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। तो अब ये जो पूरा चैप्टर है ये आपका बेसिकली इन 3 पार्ट में डिवाइड है और ये 3 पार्ट वापस सब पार्ट में डिवाइड है। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मेन फोकस किया गया था डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होगा, जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि पावर किसको देना चाहिए। अब जैसे आप लोगों को पहले पता ही है कि राजा महाराजा होते थे एंड रूल था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, भले ही जनता उसको पसंद करे ना करे। लेकिन डेमोक्रेसी सिस्टम में आया कि कोई भी लीडर बन सकता है अगर वो केपेबल है और जनता उसको वोट करके सिलेक्ट करती है। तो ये मेन था डेमोक्रेसी का कि जनता को, नॉर्मल लोगों को हक होना चाहिए अपना लीडर सिलेक्ट करने के लिए। कोई भी लीडर उनके ऊपर थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे पहले होते थे कि राजा का बेटा राजा ही होगा, भले ही वो कितना ही क्रूअल हो, कितना ही खराब हो। तो ये थोपा हुआ जो लीडर था ना, वो यहाँ से निकल गया था। तो डेमोक्रेसी का पहला है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपके जो लीडर है, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बता रही है। द एसेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. तो डेमोक्रेसी मतलब होता है, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे लिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बना दो और डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी मतलब होता है द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रैक्टिकली जो चीजें चल रही है उसमें आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. Accordingly, the Indian people have a direct representation in the parliament, state legislature and a local government. तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग चुनाव होते हैं और वहां पर लोग अपने लीडर्स चुनते हैं, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल में। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा जो पीपल है वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक चीज बताता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत सक्सेसफुल चल रही है। डेमोक्रेसी का मतलब तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपने हिसाब से लीडर चुन सकते हैं। तो इंडिया में लीडर चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। कुछ कुछ इंटरवल्स पे लोकल गवर्नमेंट का सरपंच का इलेक्शन होता है, फिर नगर सेवक का इलेक्शन होता है। तो इस तरह से हम छोटे लेवल से ही अपने लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है आपका डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बाद। पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को अपना लीडर चुनने का हक दे। तो ये डेमोक्रेसी का मेन पार्ट हुआ। फिर सेकंड है राइट टू वोट। अब चलो यार, इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई वोट करने का या हमको लीडर चुनने का हक ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है ना इलेक्शन का। तो डेमोक्रेसी ने सेकंड बोला कि ठीक है, हमने पॉलिटिकल पार्टी को मैच्योर कर दिया, अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, अलग अलग MP MLA वगैरह होंगे एंड लोग उसमें से अपना लीडर चुन सकते हैं। तो सेकेंड राइट देना पड़ेगा लोगों को चुनने का, यानी कि राइट टू वोट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. All such provisions were cancelled after independence, and the Indian constitutions guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21 years. तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रोविजन लेकर आए, रूल लेकर आए, जो आज़ादी के पहले नहीं था, कि हर एक एडल्ट को, अब एडल्ट जो था पहले 21 ईयर्स की एज पे था और अभी वो जो होता है 18 ईयर्स की वोट एज पर होता है, कि हर एक एडल्ट को वोट करने का हक है। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में बहुत सारे प्रोविजंस या बहुत सारे रूल्स ऐसे थे कि जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था वोट नहीं देने के लिए। जैसे लोअर कास्ट है वो वोट नहीं दे सकते थे, जो वुमेन्स है वो वोट नहीं दे सकती थी। प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम थी, लोगों के पास जो ऑप्शंस थे वो भी काफी कम थे, और ऊपर से राइट टू वोट जैसा भी कुछ नहीं था। तो ये सारे प्रोविजंस जो जनता के ह्यूमन राइट्स के, बेसिक राइट्स के खिलाफ थे, इन सबको कैंसिल कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस।
और नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया कि जो भी एडल्ट है उनको राइट होगा वोट का, और इक्वली राइट है, मतलब मेन वुमेन, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी के भी बेसिस पे कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। अभी अबाउट 21 ईयर्स को पहले एडल्ट माना जाता था। द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, और इसकी वजह से क्या हुआ कि यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में पार्टिसिपेट करने लगी। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. This change is not only quantitative but also qualitative. As new political parties are emerging with the active support of the young voters, these parties represent various expectations of the people and compete in the political sphere. तो अभी 21 से जब एज 18 की गई तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसके अंदर इन्वॉल्व हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो 19 ईयर्स के थे या 20 ईयर्स के थे जिनको वोट देने का हक नहीं था। पर जब वो एज कम कर दी गई तो हमारा जो वोटर का जो अमाउंट वोटर होते हैं, जो यंग वोटर्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। हमारे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपेयर में। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है, और यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस भी आए, क्योंकि अब यंग जनरेशन जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगी, इंटरेस्ट लेने लगी, तो वो बहुत सारे सवाल पूछती है। क्योंकि ओल्ड जनरेशन एक बार सवाल ना पूछे या जो चल रहा है उस ढर्रे को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जैसे जैसे यंग लोग आएंगे, यंग वोटर्स आएंगे, वो अपने चुने हुए लीडर्स को सवाल पूछते हैं कि हमने आपको इसके लिए चुना था, तो आप ये काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो पूरा देखते हैं उस चीज को। तो दीज पार्टी रिप्रेजेंट द वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, और लोगों और इन पार्टीज को जो यंग लोगों ने चुनी है या जो वोटर्स ने चुनी है, उनको लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हम किसी और लीडर को चुन लेंगे। तो दीज पार्टीज रिप्रेजेंट द वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। तो ये पार्टीज, जो लीडर्स हम चुनते हैं, वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है, रिप्रेजेंट करती है, और साथ में ही पूरे पॉलिटिकल स्फीयर को भी कंप्लीट करती है। जो थर्ड पार्ट है डेमोक्रेसी में, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर इज अ सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, पहले सेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर में, मतलब एक ही जगह पर पावर होना। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से क्या हो रहा था ना, कि सारा पावर अगर किसी एक इंसान के हाथ में होगा तो वो मिसयूज करना शुरू कर देगा। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम आने के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करना जरूरी था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को सेग्रीगेट कर दिया गया, मतलब एक जगह पर पावर रखने की बजाय उसे छोटी छोटी लेवल पर बांट दिया गया था। जैसे नगर सेवक है, एमपी है, एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है, चीफ मिनिस्टर के पास भी अपना पावर होता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर डिसेंट्रलाइज किया गया था पावर को। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अ सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ अ कॉमन पीपल। जैसे अभी किसी को अगर मतलब लीड में आना है, लीडर बनना है, उसको लगता है कि अभी जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। कॉमन पीपल है तो वो नॉर्मल अपने लेवल से वो स्टार्ट कर सकता है, जैसे नगर सेवक बन गया, एमपी, एमएलए, फिर आगे चीफ मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो कॉमन पीपल के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी से, कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग इलेक्शंस होंगे, आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर अपना इलेक्शन लड़ो, आगे आओ और अपनी जो बातें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में लेकर आओ। The directive principle of a state policy includes a provision for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government, make a genuine democratic governance a reality. After independence, several attempts were made towards a democratic decentralization. One such important attempt is 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution, which have constitutional status to local self-governing institutions and also increased their power. तो यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th। उसमें उन्होंने क्या किया, जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है उनको ज्यादा पावर दिया गया, जितनी पहले पावर थी उसके कंपेयर में ज्यादा दिया गया। तो डिसेंट्रलाइज्ड करना मतलब पावर सेग्रीगेट करना, किसी भी एक इंसान के पास ना रखकर अलग अलग लीडर्स को या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को
पावर देना। जो फोर्थ पार्ट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसके पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कैन यू टेल द रीजंस फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर द वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर द वीकर सेक्शन। तो ये दो टाइप की सीट्स रिजर्व क्यों रखी गई थी, ताकि वुमेन और जो वीकर सेक्शंस है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो वुमेन की प्रॉब्लम्स होती है वो वुमेन ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकती है, और उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज में हर सेक्शन से, हर जगह से लोगों का आना जरूरी था, ताकि उस टाइम उस जगह की प्रॉब्लम्स को वो लोग वहां पर डिस्कस कर सके। तो वुमेन्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए वुमेन का पॉलिटिकल पार्टीज में होना जरूरी था। वीकर सेक्शन या ट्राइब सेक्शंस का रिप्रेजेंटेटिव भी होना जरूरी था, इसलिए कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई थी। ये चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वैसे भी। अब आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन पे, आरटीआई 2005। अब इस एक्ट में आपको नॉर्मल पब्लिक को एक राइट दिया गया था कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के प्रोसेस के बारे में या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप एक आरटीआई एक्ट में एक फॉर्म रहता है वो फिल करो एंड आपको पूरी प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। ये क्यों किया गया था, ताकि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो इंटरनल प्रोसेस होती है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो हम सोचते हैं कि डिले तो होने ही वाला है। तो अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि उसका रीजन क्या है, कौन सी पोस्ट पे कौन सा ऑफिसर है, क्यों वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। तो ये हक दिया गया था आरटीआई में। सिटीजन एम्पावर्ड इन द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब हमने अपने लीडर्स तो चुन लिए, लेकिन अब वो लीडर हमारे लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है, वो सब हम फाइंड कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को जानने का हक नॉर्मल जनता को है। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरैक्शंस विद द गवर्नमेंट। अब लोग वोट देकर अपना पार्टिसिपेशन बताते हैं कि हमने अपना लीडर चुना, लेकिन अगर उस लीडर को ये डर नहीं रहेगा कि वो जवाब दे या वो लोगों को बताए कि वो क्या काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेकर आए कि अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोसेस से आप अनसेटिस्फाइड हो या आपको किसी प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ था ना कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट को लोगों का भरोसा जीतने के लिए बहुत हेल्प मिली। इंक्रीज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। तो लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट आने लगा कि भाई हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है, चलो हम लोग ये पता तो कर सकते हैं। Citizens have a right to know about the functioning of the government. The government of India gave the right to information to the citizen of India to ensure transparency and accountability. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये राइट क्यों दिया, ताकि गवर्नमेंट की जो अंदर की प्रोसेस है वो जनता को क्लियरली बताई जा सके। उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको ये पता होना चाहिए कि हम जनता को जवाब देने वाले हैं, तो वो अपनी तरफ से अपना काम पूरा क्लियरली कंप्लीट करें, which are the hallmark of the good governance. Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government. जिस तरह से अगर आप किसी को जवाब देने के लिए नहीं बाध्य हो या आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले, आप पढ़ाई नहीं करोगे, उसी तरह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या जो पॉलिटिशियंस है, अगर उनको पता है कि हमको किसी को कुछ जवाब ही नहीं देना है, जनता हमसे कोई पूछने वाली ही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी करने लग जाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर एक रूल लाना जरूरी था, जो था आरटीआई एक्ट, कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो जनता को जानने का पूरा हक है। आफ्टर द ईयर 2000, द होल अप्रोच टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज चेंज्ड. Democratic reforms are considered as a right of citizens. Accordingly, citizens in India have got the right to information, education and food security. These rights have strengthened democracy in India. तो 2000 के बाद डेमोक्रेसी का जो पूरा रिफॉर्म था वो और चेंज हो गया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास राइट है डेमोक्रेसी का। पहले क्या था, जस्ट एक रूल था, एक रिफॉर्म था कि हाँ ठीक है हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन अभी आपके पास राइट है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको डेमोक्रेसी मिलनी ही चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब आपको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने लीडर्स को चुनने की, आपको पूरी फ्रीडम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोसेस के बारे में पता करने की।
तो लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये 3 राइट्स और प्रोवाइड किए गए थे इस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में. राइट बेस्ड अप्रोच. In the decades after independence, progress was made towards a more and more democratization of India. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बहुत सालों बाद, 10 सालों बाद हमेशा प्रोग्रेस की जाती है इस चीज के लिए कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्राइजेशन दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर दिया जाए, राइट्स दिए जाए. हाउएवर इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वेयर कंसिडर एज अ बेनिफिशियरी, और ये पूरी प्रोसेस में जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है. इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट, कुछ 20-30 साल से ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो हो रही है, इन दिस लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर एज अ राइट ऑफ द सिटीजन. तो डेवलपमेंट जो है हमारा राइट है कि अगर हम अपने लीडर चुन रहे हैं तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, हमारे एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो ये अब हमारा फंडामेंटल राइट बन गया. जैसे पहले इंडिया के पास फंडामेंटल राइट था कि आपको सबको एजुकेशन का हक है, रोटी कपड़ा मकान का हक है, वैसे ही डेवलपमेंट भी हमारा बेस राइट बन चुका है. अब इसके बाद है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. ये है सेकेंड पार्ट. अभी तक हम लोग ने क्या किया है, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या किए थे, 4 पार्ट. कौन कौन से, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, मतलब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मेच्योर हो इनफ, डेमोक्रेसी आए. और डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने से नहीं आने वाली है. जब तक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जनता को पूरा हक है हमको लीडर बनाने का, हमको पोजीशन से हटाने का, तब तक डेमोक्रेसी नहीं आ सकती. तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के बाद आया था राइट टू वोट, फिर था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट पार्ट हमने पढ़ा अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो ये 4 चीजों से हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग बनी. अब यार डेमोक्रेसी तो हो गई कि चलो लोगों को वोट करने का हक है वगैरह सब कुछ है, लेकिन इंडिया में सिर्फ लीडर चुनने से तो कुछ नहीं होगा. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकेंड चीज दी है, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. Social justice and equality are the important objective of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these 2 values. We are following the path laid by our constitution to achieve this goal. तो अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकेंड चीज बोली है वो ये है कि सोशल जस्टिस, मतलब जो कानून है, जो इंसाफ है, वो सबसे बड़ा होता है. वो ऊंच नीच, जात पात ये सब नहीं देखेगा. मतलब अगर कानून, जैसे नॉर्मली फिल्म में आप लोग ने डायलॉग सुने होंगे कि कानून की आंखों में सब बराबर है या कानून की नजरों में सब बराबर है, तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना जरूरी है. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. The principle of justice and equality aimed at ending discrimination in the social status such as superior, inferior, caste, religion, language, gender, place of birth, race, property and giving equality of the opportunity for development to every individual. तो सोशल जस्टिस का मतलब सबसे पहले तो उन कंडीशंस को हटाना पड़ेगा जो इनजस्टिस देती है. इनजस्टिस होता है जैसे गरीब अमीर की वजह से होता है, गरीब अमीर अलग अलग हो जाते हैं तो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, अमीरों को मिल जाता है. या रिलीजन की वजह से होता है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब चीज़ों की वजह से भेदभाव शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले तो ये जो भेदभाव है उनको खत्म करना जरूरी है. और फिर जब ये भेदभाव की जड़ खत्म हो जाएगी तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डेवलपमेंट की, हर एक इंडिविजुअल को, भले वो मेन हो, वुमेन हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, हर एक इंसान को अपने हिसाब से एजुकेट होने का, अपने हिसाब से बिजनेस करने का पूरा राइट होना चाहिए. To establish justice and equality, efforts are to be made at all the level of society, but the government efforts and the policies on this front are more important. तो अभी ये जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी है ये लाने के लिए हर लेवल पर सोसाइटी को काम करना पड़ेगा. मतलब हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. लेकिन सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स से, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ जाए तो लोगों को मानना ही पड़ेगा. जैसे आप लोग ने पहले पढ़ा होगा कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी चलता था कि अगर आप जो लोअर कास्ट है अगर आप उनको टच भी कर लो, जो अपर कास्ट वाले होते हैं अगर उनको टच कर लेते तो उनको जाके स्नान करना है, या वो सुबह उठ के उनकी शक्ल नहीं देखते थे वगैरह वगैरह, बहुत इनह्यूमन बिहेवियर चल रहा था. तो वो सारी चीज़ें क्यों खत्म हुई, क्योंकि गवर्नमेंट रूल लेकर आ गई कि ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी. तो यहाँ पर भी अगर आपको सोशल जस्टिस और इक्वलिटी लानी है तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पॉलिसीज बनानी पड़ेगी.
For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into mainstream. तो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है, मेन, वुमेन, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जितने भी सेक्शन में आपकी सोसाइटी डिवाइडेड है, उन सबको एक मेन स्ट्रीम में, एक जगह एकजुट होकर लाना जरूरी है. तभी डेमोक्रेसी का कोई मतलब है. डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ accommodating different sections in a society. Democracy help in reducing social conflicts. Let us take a review of the efforts made in India in this direction. तो डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ हमको वोटिंग करने का राइट है या हमको लीडर चुनने का राइट है, ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी मतलब एज अ ह्यूमन, जैसा इंडिया के बाकी लोगों को हक है वैसा ही सबको है. कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. तो डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर हम डिफरेंट सेक्शंस की सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को साथ में लेकर आते हैं कि आपको ओवरऑल ह्यूमन बीइंग होने का हक है. आपको सारे जो मानवों के अधिकार है, इंडियन सिटीजन के अधिकार है, वो सारे मिलेंगे. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में ये जो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी है वो लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या. तो अब सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी में 4 चीजें करना जरूरी थी, क्योंकि अगर ऐसे ही बोल दिया कि चलो यार सोशल जस्टिस होना चाहिए, सब जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, सबको एकदम राइट होना चाहिए, तो अब लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 रूल्स लिए, 4 अलग अलग प्रोविजंस बनाए, 4 चीजें की. तो उसमें से सबसे पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. तो वो सेक्शन सोसाइटी का जिसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एजुकेशन की या एम्प्लॉयमेंट की बहुत सालों से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में आज़ादी से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी अनटचेबिलिटी की और लोअर कास्ट अपर कास्ट की. तो ये वो सेक्शंस हैं जिनको एजुकेशन वगैरह ठीक से नहीं मिला था. तो अब क्या किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व रखी गई थी, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. अब 10th के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे 11th में, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सीट्स या कुछ जो है वो इन्हीं क्लासेस के लिए रिजर्व रखी गई थी. ओपन कैटेगरी के लिए ये चीजें नहीं दी जाती है. तो परसेंटेज में इनकी जो मेरिट लिस्ट होती है कंपैरेटिवली कम रखी जाती है. साथ में ही पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ पॉलिटिकल सीट्स जो होती है वो भी रिजर्व रखी है इन सब के लिए. सेकेंड है द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स. अब ये जो है वो क्यों किया है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, ताकि इनको भी हक मिले आगे आने का, अपने जो राइट्स है उनके बारे में जानने का. और वो कब पॉसिबल होगा, जब वो एजुकेट होंगे. तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने बोला कि चलो भाई इनको हम कम परसेंटेज पे भी एडमिशन दे देंगे और ये सीट स्पेशली इन्हीं कास्ट के लिए रिजर्व रखिए, ताकि ये अपने राइट्स के बारे में जान सके, ये भी आगे आ सके. सेकेंड है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. This is an important act for establishing a social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and a scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. तो इस एक्ट में क्या बोला था, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एक्ट में, कि अगर आप जो SC/ST के लोग हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो पनिशेबल होगा. ऐसे तो नॉर्मल लोगों के अगेंस्ट भी जो भी क्राइम होता है वो पनिशेबल ही होता है, बट यहाँ पर अगर SC/ST के अगेंस्ट, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी क्राइम किया गया या उनके साथ कोई भी नाइंसाफी की गई, तो यहाँ पर उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी लोग इन सब में इन्वॉल्व होंगे. उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunity for education and employment. The Indian constitutions prohibit discrimination on the basis of caste, religion, race, language, and region. This is a comprehensive provision for minority which fundamentally protect their right to equality, freedom, right against exploitation, culture, and educational right. तो minorities मतलब कुछ कास्ट जो है उनके बहुत कम लोग रह गए. अब इंडिया जो है वो तो सारे लैंग्वेजेस और सारे संस्कृति को मिलाकर ही बनती है. तो इंडिया में सभी धर्मों को मान्यता है. तो हमारे यहाँ पे फारसी, गुजराती, बंगाली सभी टाइप के लोग हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ कास्ट ऐसी हो रही है ना जो थोड़ी मतलब बहुत कम लोग रह गए, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज. कम कास्ट, कम लोग हैं उस कास्ट में. तो उन लोगों को स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल प्रोटेक्शन देना जरूरी था, क्योंकि हमको इस कास्ट को बचाना है.
The government has adopted several policies for the minorities to provide them the opportunity for education. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन लोगों को राइट दिया, इन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया, स्पेशल रिजर्वेशन दिया, स्पेशल रूल्स बनाए कि आप अपना एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह करो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, और कहीं पर भी कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, इन सब की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फंडामेंटल प्रोटेक्शंस दिए उनके राइट्स का, इक्वलिटी का, फ्रीडम का माइनॉरिटीज को, और उनके जो एक्सप्लॉयटेशंस है इन सबको स्टॉप करने के लिए उनको अपने कल्चर और बाकी सब जो भी संस्कृति वगैरह है उनको मेंटेन करने के भी राइट्स दिए. इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, फोर्थ, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन. अब वुमेन जो है अब तक काफी टाइम से हम लोग जानते हैं कि सबसे वीकर सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का, तो वुमेन को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और स्पेशली इंडिपेंडेंट के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट के पहले सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसे बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी जिसकी वजह से वुमेन बहुत हद तक पीछे हो गई थी. तो बहुत सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि वुमेन्स जो है वो इस इलिटरेसी से बाहर निकले और अपने लिए अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सके डेवलपमेंट की, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट द सेक्शुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजन which create a favorable environment for the protection of freedom of the women and securing their development. तो अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या एक्ट बनाए थे. डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज प्रथा को खत्म करना है. डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन, मतलब अगर आप घर में वुमेन के साथ मारपीट होती है तो वो जाकर कंप्लेन कर सकती है, और जो भी उन सब में इन्वॉल्व है उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी. तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, वुमेन्स को राइट दिया गया, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया गया ताकि वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको डेवलपमेंट के लिए इंकरेज कर सके. In our country, from the very beginning, women have inadequate representation in the politics and political institution. Many countries in the world have made effort to increase representation of the women. From their perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and the 74th Amendment reserve 33% of the seats for the women in the local self-governing institution. This percentage has been risen to 50% in the several states, including Maharashtra. तो बहुत स्टार्टिंग से ही है ना, जो वुमेन वेर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस इन द पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिस्टम्स में वुमेन्स को सिर्फ हम बोलते हैं कि यार ये राइट होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, लेकिन उनके राइट के लिए रूल्स कौन बनाएगा, उनके राइट के लिए आवाज कौन उठाएगा, उनके राइट के लिए फाइट कौन करेगा. इसके लिए उनका भी ना लीड में आना जरूरी था. तो लीड में आने के लिए उनके लिए भी सीट्स को रिजर्व रखना जरूरी था. तो इसलिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए और 33 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी. उसके बाद ये रेस कर दिया था 50% कुछ स्टेट्स में, जहां पे महाराष्ट्र भी इंक्लूड है. तो अभी आपको यहाँ पर ये एक टेबल दिखेगा जहां पर 51 to 52 में सिर्फ 22 MPs होते थे, वुमेन्स जो होती थी, और सिर्फ 4.50% है. वही बढ़ बढ़कर 2014 में हो गया 66 MPs जो होती है वो वुमेन होती है, और ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ 12.15% पे. Read the chart and answer the following. In which election year the number of women MPs is minimum? तो यहाँ पर सबसे कम MPs है ये वाला 1977 में सिर्फ नंबर ऑफ MPs कितनी है 19. In which election year the number of women MP is maximum? तो मैक्सिमम है यहाँ पर 2014 66. प्रिपेयर अ पाई चार्ट, वो करने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक में जो वुमेन की विजिबिलिटी है वो बहुत लो हुई है, मतलब काफी लो रही है अब तक पब्लिक लाइफ में. मतलब वुमेन को हमेशा सेकेंडरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है. तो अब फैमिली स्ट्रक्चर में, सोशल सराउंडिंग में, इकोनॉमिक सेक्टर और पॉलिटिकल स्फीयर में इसको ओपन करना जरूरी है ताकि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा चांस मिले पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा चांस मिले. इससे जो डायरेक्शन है पॉलिटिक्स का वो चेंज होगा. और फॉर दिस पर्पज वुमेन्स पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज इन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. तो इन सब को चेंज करने के लिए या ये चेंज लेकर आने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज में जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो वुमेन्स के सीट्स रिजर्वेशन है, उन सब पर ध्यान देना जरूरी है, उनको इंक्रीज करना जरूरी है. तो यहाँ तक हम लोग ने किए 2 पार्ट. लास्ट पार्ट बचा है रोल ऑफ जुडिशरी, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.